स्टूडेंट्स, ये बात तो हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से अवे फेंका जाए तो वो थोड़ी सी हाइट पे जाता है और वापस जमीन पे आके गिर जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से अवे फेंकने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और जब हम ये वर्क करते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को असल में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये कोई हाइट गेन करता है और वापस जमीन पे आके गिर जाता है। अगर मैं इस पे ज्यादा वर्क करूंगा, यानी मैं ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा, तो ये ज्यादा हाइट गेन करके वापस जमीन पे आके गिर जाएगा। लेकिन अगर हम इतनी एनर्जी इकट्ठी करने में कामयाब हो जाएं जिसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट पर इतना ज्यादा वर्क कर लें कि ये जब जाए तो वापस ही ना आए। मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला गया। यही आज हमारा टॉपिक है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी चाहिए। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद, और आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है? अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है, उसको भगाना है, तो इसके लिए जितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी required by the object so that it just escapes out of the gravitational field of earth. This is called escape velocity. अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। इससे पिछले टॉपिक में आपको याद होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को गिवन पॉइंट से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजा था, और उसके लिए जो वर्क किया था उस वर्क को हमने क्या नाम दिया था? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम उसी चीज को इस तरह भी देख सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर से अवे भेजते हैं तो उस पर जो वर्क किया जाता है वो वर्क असल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अवे जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। यही मेन पॉइंट है जो आज की डेरिवेशन में हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं, जरा क्विकली हम मूव करते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। फर्स्ट कर ले जी, ये अर्थ है जिसके मास को मैंने कैपिटल एम से जाहिर कर दिया हमेशा की तरह। इसके रेडियस को कैपिटल आर से हम जाहिर कर देते हैं। इसके सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिसके मास को मैं स्मॉल एम से जाहिर कर रहा हूं। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो ये कंसीडर कर लें कि ये जो बॉडी है इस वक्त सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा है, यही इसका इनिशियल पॉइंट है। हमने कोई भी ऐसा तरीका चूज किया, फर्ज कर लें यहां पे हमने कोई गन रख दी, कोई स्प्रिंग गन रख दी, कोई भी ऐसा सिस्टम रख दिया जिसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम अर्थ थ्रो कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर कोई वर्क कर सकते हैं। इतना वर्क करें कि इस ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिले कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम वर्क करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे वो किसी भी तरीके से हो, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के काबिल है तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट को जो काइनेटिक एनर्जी मिली है उसका ताल्लुक एस्केप वेलोसिटी के साथ होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू एस्केप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी मैं वैल्यू लिख लेता हूं। वो क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहां v के साथ गौर करें, v के साथ नीचे क्या लिखा होना चाहिए? ESC। ESC से मुराद है एस्केप, यानी हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। यहां पे जो v एस्केप है यही है एस्केप वेलोसिटी, यही हमने फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले तो हमने जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर देनी है दैट शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगला पॉइंट क्या है, हमने इस ऑब्जेक्ट को कहां पे पहुंचाना है? हमने इसको पहुंचाना है जनाब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर, यानी इंफिनिटी पर। ऐसा ही है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर वाला जो पॉइंट है यही हमारा फाइनल पॉइंट है। इस फाइनल पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, नाम लिख देते हैं फाइनल पॉइंट, और इसके साथ मैंने इंफिनिटी भी शो कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, सरफेस ऑफ अर्थ पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ये हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, और ये थी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अगर आपको अभी इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो पिछला लेक्चर देख लें, उसके बिल्कुल एंड पे हमने ये बात एक्सप्लेन की हुई है। और दूसरी बात ये कि जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाता है तो इंफिनिटी यानी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और ये भी हमने डिस्कस किया था, दिस जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। एक छोटा सा पॉइंट जो लास्ट लेक्चर में शायद हमने बात नहीं की, वो एक मैं अभी आपको बता देता हूं कि यहां पर इस फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा होता है कि हम अर्थ की अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर हैं, यानी हम ऑब्जेक्ट को अवे भेजना चाह रहे हैं और अर्थ ऑब्जेक्ट को वापस सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। इसमें हमने बात क्या की कि ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ पहुंचा दिया, बात खत्म। लेकिन इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह भी बताया था कि इस काम के लिए, यानी ये सारा कुछ करने के लिए जो हमने वर्क किया है वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करने में इस्तेमाल हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में इजाफे में इस्तेमाल हो रही है। तो हम कह सकते हैं इनिशियल रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे इंक्रीज का क्या मतलब होता है? एक बात याद रखें, जब भी इजाफा या कमी निकालनी हो तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। बताएं बड़ी वैल्यू कौन सी है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बड़ी वैल्यू कौन सी है? इंफिनिटी पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितनी है? जीरो। इसका मतलब है पहले आ जाएगा जीरो, फिर नेगेटिव साइन हमारी तरफ से, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, यानी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो क्या है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। नेगेटिव साइन ने नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दिया, ब्रैकेट्स को हमने खत्म कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब इस पे जरा चेक करें, इसमें जरा गौर करें क्या हो रहा है। स्मॉल एम तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे वी एस्केप का जो स्क्वायर था वो खत्म हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वी एस्केप बच गया। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? जी कैपिटल एम, साथ 2 भी है, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये है एस्केप वेलोसिटी का एक रिलेशन। अभी हमने इसका सेकंड रिलेशन भी बनाना है, इसको जनाब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका जो सेकंड रिलेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की शक्ल में बनाया जाए। ये वाला जो रिलेशन है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की शक्ल में है, मैं इसको स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की शक्ल में लिखना चाहता हूं। उसके लिए मैं दोबारा से एक नई डायग्राम यहां पर शो करता हूं। फर्स्ट कर लें, ये अर्थ है, अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, फर्स्ट कर लें इस वक्त ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा है, ये कोई और ऑब्जेक्ट है वैसे, या ये समझ ले कि वही ऑब्जेक्ट था जिसको हमने इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भगा दिया, लेकिन जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो ये ऐसा दिख रहा था। इसके मास को मैंने स्मॉल एम से जाहिर कर दिया।
ये बताएं कि इस वक्त स्मॉल m यानी इसका जो वेट है इस मास का वो क्या होगा। उसको हम mg भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं सामने बॉक्स में आपको दिखा देता हूं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को mg भी लिख सकते हैं। इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं g, एक मास यानी कैपिटल M, दूसरा मास यानी स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहां पे डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो नीचे कैपिटल R का स्क्वायर आ गया। अब देखें क्या हो रहा है, स्मॉल m से कैंसिल हो गया, स्मॉल g किसके इक्वल आ गया? g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब एक और काम कर सकते हैं, ये जो नीचे R का स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो स्मॉल g से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉल g इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे कैपिटल G इंटू कैपिटल M पहले से मौजूद है। ये जो कैपिटल G कैपिटल M है, जिस इक्वेशन को इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हमने वो जो पहली वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हमने पुट कर देना है इसकी वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 1 में v एस्केप किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू कैपिटल G कैपिटल M। कैपिटल G कैपिटल M की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूं? स्मॉल g इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। और नीचे पहले से एक कैपिटल R मौजूद था, वो ऊपर वाले R स्क्वायर के साथ जब कैंसिल होगा तो ऊपर जो पावर 2 है वो खत्म हो गई, बाकी आपके पास बच गया 2 स्मॉल g इंटू कैपिटल R और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें ये जो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान और ज्यादा सिंपल शक्ल में हमें नजर आ रहा है, दैट इज 2 स्मॉल g इंटू कैपिटल R का स्क्वायर रूट। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू फाइंड कर लें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू फाइंड कर लें, एस्केप वेलोसिटी का एक ही आंसर आएगा। मैं ऐसा करता हूं, एरोज लगा के आपको इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करवा देता हूं। देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 में कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है? 6 इंटू 10⁻24 kg। और नीचे कैपिटल R भी है, रेडियस ऑफ अर्थ किसके इक्वल होता है? 6.4 इंटू 10⁻6। ये आपके पास मीटर में ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी। बेसिकली मैं पुट नहीं कर रहा, एरो लगा के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको बस आइडिया हो कि ये ऐसे आंसर आ सकता है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से जो आंसर आएगा दैट वुड बी 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो आपको लिखी नजर आ रही है 2g कैपिटल R, इसमें g की जगह पुट करूं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। कैपिटल R की जगह मैं पुट करूं यानी रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6, तो यहां से भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा एंड दैट वुड बी 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। आप इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं क्योंकि 10⁻3 का मतलब किलो ही होता है। और इसे अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। अब मतलब क्या हुआ इस चीज का? अगर हम चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से फेंका जाए इस तरह से कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से ही आजाद हो जाए, तो हमें कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? एक सेकंड में वो कितना फासला तय करे? 11 किलोमीटर। इतनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा तेजी से फेंकना पड़ेगा कि वो एक सेकंड के अंदर अंदर 11.2 या 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले, फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को एस्केप करने में कामयाब हो सकता है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक था। इन दोनों रिलेशंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने शायद नोट नहीं की, वो ये कि इन दोनों इक्वेशंस में आपको स्मॉल m नजर कहीं भी नहीं आ रहा। स्मॉल m क्या था? ये उस ऑब्जेक्ट का मास था जिसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना था यानी निकालना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है ये इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती जिसको हमने एस्केप करवाना है। वो ऑब्जेक्ट चाहे छोटा है, वो ऑब्जेक्ट चाहे बड़ा है, अगर उसको एस्केप करवाना है तो हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड देनी पड़ेगी तो वो एस्केप करेगा, वरना नहीं करेगा।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, तो एक ही छोटा सा आंसर आपको देना चाहिए, वो ये कि ये उस प्लैनेट पे डिपेंड करती है जिस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने उस ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है। जरा गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में आपको नीचे रेडियस ऑफ अर्थ नजर आ रहा है, आपको ऊपर मास ऑफ अर्थ भी नजर आ रहा है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू नजर आ रही है, आपको रेडियस ऑफ अर्थ नजर आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूं एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है। इस केस में अगर हम अर्थ की बात करें तो किस पे डिपेंड कर रही है? अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे। अगर मास पे कर रही है तो डेंसिटी पे भी करेगी, अगर रेडियस पे कर रही है तो वॉल्यूम पे भी करेगी, शेप पे भी करेगी। हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन ऑल द फैक्टर्स रिगार्डिंग द प्लैनेट। प्लैनेट से रिलेटेड हर फैक्टर पे ये एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। ये दो एमसीक्यूज हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, दैट एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने एस्केप करवाना है, और ये डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करती है उस प्लैनेट के ऊपर जिसकी फील्ड से एस्केप करवाना है, यानी उसके मास पे, उसके वॉल्यूम पे, उसकी डेंसिटी पे, उसकी शेप वगैरह पे। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।